तो या तो मैं क्लास के एंड में लेती हूँ, ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके मैम। चलो, सो लास्ट क्लास में हमने एक थ्योरम करी थी। एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है ना? लास्ट क्लास में एक थ्योरम करी थी जिसमें हमने देखा था कि अगर किसी वेक्टर स्पेस के पास 2 बेसिस हैं या 3 भी बेसिस हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट बेसिस जो भी हैं वो सब में फाइनाइट होंगे। फर्दर सब में फाइनाइट नहीं होंगे, सब में इक्वल होंगे, ठीक है। सो अगर मेरे पास से कोई वेक्टर स्पेस है V, और मेरे पास B1 है और B2 है और B3 है, ठीक है। और मैं ये कह रही हूँ अगर B1 बेसिस है V का और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B1 से 5 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, और अगर मैं ये क्लेम करती हूँ कि B2 भी बेसिस होगा V का और B3 भी बेसिस होगा V का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B2 एंड B3 भी 5 ही होंगे। ये थ्योरम हमें ये बोलती है, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि हमने ऑब्जर्व किया हुआ है कि जब हम R2 में काम करते हैं तो एक स्टैंडर्ड बेसिस होता है, फॉर एग्जांपल ये वाला। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। 2, ठीक है। तो अगर अब कोई भी बेसिस होगा R2 का तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे? कितने एलिमेंट होने चाहिए उसमें? 2। 2 ही होने चाहिए। अगर आपसे, अगर ये तो R2 का एग्जांपल मैं लेके चल रही हूँ, अगर किसी ने B3 दे दिया हमें और उसके अंदर उसने मान लो 3 एलिमेंट्स रख दिए, तो क्या वो बेसिस हो सकता है? क्या ये बेसिस होगा? ये बेसिस बनाएगा R2 के लिए? नो मैम। नहीं बनाएगा, बिकॉज अगर ये बेसिस बनाएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B3 2 होने चाहिए, जबकि वो 3 है, तो हम कॉन्ट्रडिक्शन पे ही आ जाएंगे, ठीक है। या अगर मैं ले लूँ B4 ये, तो यूजिंग दैट थ्योरम हम कह सकते हैं कि ये भी बेसिस नहीं बनाएगा। मुझे इसके लिए स्पैनिंग और LI चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं उस थ्योरम को यूज करके ही बोल सकती हूँ कि ये बेसिस नहीं बनाएगा। सिमिलरली इसके लिए, लेकिन जब मुझे 2 एलिमेंट्स दिए होंगे तो मुझे चेक करना पड़ेगा। मान लो मुझे 2 एलिमेंट्स दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है R2 के जो बेसिस है उसके पास 2 एलिमेंट होते हैं, तो अगर मुझे 2 एलिमेंट दिए हैं तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि स्पैन कर रहा है नहीं कर रहा है, और ये LI है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये सीखा था कि अगर ऐसा होता है तो हमें किस तरीके से बेसिस वाले केसेस को डिस्कार्ड करना है। अगर उसके पास मान लो R2 दिया हुआ है और 3 एलिमेंट्स हैं या 4 एलिमेंट्स हैं, तो उनको कैसे डिस्कार्ड करना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड फिर एक कंसेप्ट आता है, बिकॉज आपने देखा कि R2 के पास बेसिस के पास 2 एलिमेंट है, R3 के बेसिस के पास 3 एलिमेंट्स हैं। जितने भी हमने स्पेस पढ़े हैं, जो भी मतलब जितने भी हमने वेक्टर स्पेस पढ़े हैं, ज़्यादातर के पास बेसिस के पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए कंसेप्ट आया था जो मैंने लास्ट में इंट्रोड्यूस किया था, वेक्टर स्पेस V इज सेट टू बी फाइनाइट डायमेंशनल
इफ इट हैज बेसिस बी, उसके पास बेसिस होना चाहिए विच हैज फाइनाइट एलिमेंट्स, जिसके पास फाइनाइट एलिमेंट है, ठीक है। और फिर जब फाइनाइट फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आ जाता है हमारे पास, तो हम एक और कंसेप्ट और पढ़ते हैं, डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? द डायमेंशन ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी इज, उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वी। दैट मीन्स बेसिस में जितने एलिमेंट है, आपको पता है वी अगर वेक्टर स्पेस है, उसकी जो भी बेसिस होंगे उसमें, मान लो B1 है, B2 है, B3 है, उनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर आपने कोई बेसिस लिया है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट चेक किया है, और आपके फ्रेंड ने कोई और बेसिस लिया, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट चेक किए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो आएगा वो तो एक यूनिक नंबर ही आएगा। तो उस यूनिक नंबर को हम डायमेंशन ऑफ दैट वेक्टर स्पेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने बताया, इसमें डायमेंशन ऑफ R2 इस तरह से लिखते हैं डायमेंशन को। डायमेंशन ऑफ R2 इज, क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस बेसिस। बेसिस में कितने एलिमेंट है? 1 2, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिमिलरली डायमेंशन ऑफ R3 बताओ। सोचो इसका बेसिस कौन सा है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेसिस में? 3. 3। इनफैक्ट क्योंकि अब आप जर्नलाइज करना सीख गए हो, थोड़ा बहुत जर्नलाइज तो कर ही सकते हो, तो मुझे आप Rn की बताओ डायमेंशन। M. n, गुड। तो कुछ बुक्स में क्या होता है, क्या लिखा होता है कि R3 इज अ 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, Rn इज अ n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इस तरीके से लिखा होता है, डायमेंशन भी बताई होती है। और डायमेंशन वाला चीज़ ठीक ही है, जैसे आप यूज़ करते हो 2D यूज़ करते हो R2 के लिए, R3 के लिए आप 3D यूज़ करते हो, तो वो चीज़ करेक्ट भी है, ठीक है। तो इस तरह से यूज़ करना। चलो अब, हाँ, तो डायमेंशन हमने देख लिया। इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक बार वहाँ से रिकॉल कर लेना। एक मिनट, किसी की रिक्वेस्ट है। हाँ, सो यहाँ पर सेम ही एग्जांपल है जो भी मैंने बताया। उसके बाद P3 के वेक्टर स्पेस चेंज करते हैं, P3 लेके चलते हैं। तो P3 में आपको पता है क्या होना है? P3 एक इसमें स्टैंडर्ड नोशन हो गई है। P3 क्या होता है? वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो आपको मैंने बताया ही था आपको कि इसको जो स्पैन करता है, और इसमें जो Li सेट होता है, दैट मीन्स इसका जो बेसिस होता है वो ये होता है 1 x x स्क्वायर x टू द पावर 3, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, स्टडी किया था ये। Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4. 4। तो इसका डायमेंशन कितनी हो गई? 4. 4, 4. ठीक है। हाँ, तो डायमेंशन ऑफ P3 इज, P3 इज 4। अब मुझे P4 की डायमेंशन बताओ। 5. गुड। P7 की बताओ। 8. तो ऑब्जर्व कर लिया आपने कि इससे एक ज़्यादा है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ Pn बता दो। Pn मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। And हाँ, plus And 1. plus 1. गुड गुड, आ गया। ठीक है। सो किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये सिर्फ हमने जर्नलाइज किया है कि हमने P3 देखा, P4 का स्ट्रक्चर भी वैसा ही है जैसा P3 का है, तो इसलिए हमने जर्नलाइज कर पाए इजीली। सिमिलरली Pn का स्ट्रक्चर भी वैसा ही है, तो उसी को देखकर हमने जर्नलाइज कर लिया। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वेक्टर स्पेस है। सारे स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस ही है हमारे पास।
यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि इसके लिए बेसिस क्या बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर स्पेस है हमारा M23। M23 क्या है? वेक्टर स्पेस मैट्रिक्स ऑफ, हाँ, 2x3 क्रॉस मैट्रिसेस। हाँ, सो इसके लिए हमने क्लेम किया था, आपको याद होगा कि ये जो है बेसिस बनाएगा, जिसमें 2x3 मैट्रिसेस हैं और यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे 1 है, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे है, यहाँ पे थर्ड प्लेस पे है, मतलब पहले फर्स्ट रो में देखेंगे, देन सेकंड रो में यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पे 1 है। ठीक है, तो ये बेसिस फॉर्म करता है, ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग की क्लास में करवाया था। तो डायमेंशन ऑफ M23 क्या हो गई? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ बेसिस कितने हैं? 6 है। हाँ, सो सिमिलरली इसको जनरलाइज करके ये लिखा ही हुआ है हालांकि ये, लेकिन तुम्हें ये समझ में आ रहा है डायमेंशन ऑफ एम और ये सबस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है MN, तो ऑर्डर का मल्टीपल हो जाएगा। हाँ, तो ऑर्डर को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर MN आ जाएगा। अगर डायमेंशन आपसे पूछी जाए MN का मतलब है वेक्टर स्पेस ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस, दैट मीन स्क्वायर मैट्रिसेस, तो बता सकते हो इसकी डायमेंशन क्या होगी? एन स्क्वायर। n स्क्वायर, क्योंकि m की जगह n आ गया है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस लेके हमने जिनका ऑर्डर n है। तो अब बात करते हैं एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट जो होता है वो कन्वेंशन हम ऐसे लेते हैं कि जो सिंगलटन ज़ीरो होता है, तो ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, सिंगलटन ज़ीरो जो होता है ये, इसके लिए जो बेसिस होता है वो एम्प्टी सेट होता है। ये हम कन्वेंशन लेके चलते हैं कि स्पैन जो होगा हालांकि इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, स्पैनिंग सेट ऑफ फाइव इज singleton 0 and this phi set is Li. Therefore जो सेट होता है, ये एम्प्टी सेट जो होता है वो बेसिस बन जाता है इस वेक्टर स्पेस के लिए। ये कौन सा वेक्टर स्पेस है? ये वेक्टर स्पेस है जिसके पास सिर्फ 0 एलिमेंट है। और ये कैसे आता है ये मैं बता देती हूँ, स्पैनिंग वाला चीज़ मैं बता देती हूँ। सबसे पहले स्पैनिंग के लिए आपको पता है जो भी सेट है हम उसमें क्या करते हैं, अल्फा टाइम ऑफ उसके एलिमेंट लिख देते हैं ना। तो यहाँ पर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो अल्फा टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे, हम कुछ नहीं लिख सकते, बस एक काम कर सकते हैं कि अल्फा को मैं इन पर्टिकुलर 0 ले लूँ। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ ये आ जाएगा, 0 एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, और एम्प्टी सेट को हम Li सेट कन्वेंशन लेके चलते हैं कि जो एम्प्टी सेट होगा वो Li सेट होगा। ठीक है, तो अगर वो ज़्यादा समझ नहीं आया तो ये तुम ऐसे सोच सकते हो कि ये कन्वेंशन है कि इस सेट के लिए भी कोई ना कोई बेसिस होगा, और वो बेसिस क्या है? एम्प्टी सेट। ठीक है, जिसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस क्या हो गया? 0, क्योंकि एम्प्टी सेट के पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई? 0। ठीक है, आगे बढ़ूँ, ये क्लियर है? आप जब स्पैनिंग पढ़ोगे और जब आप Li पढ़ोगे तो वहाँ पर एक आपको छोटा सा एग्जांपल हमेशा मिलेगा, जिसमें पहले स्पैनिंग पढ़ा होगा तो उसमें वो बोलेगा कि जो स्पैन ऑफ एम्प्टी सेट होता है वो सिंगलटन 0 होता है, और जब आप Li सेट पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि जो एम्प्टी सेट होता है वो Li होता है। ये एक कन्वेंशन ही है कि हम एम्प्टी सेट के बारे में ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो Li होगा और उसका जो स्पैनिंग सेट होगा सिंगलटन 0 होगा। सो इसलिए ये बेसिस बन जाता है, और बेसिस बन गया है तो अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमें चेक करने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हो जाएंगे? 0, क्योंकि इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये
एम्प्टी सेट बेसिस फॉर्म कर रहा है इस वेक्टर स्पेस के लिए, और इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या हो जाएगी, 0। ये क्लियर है? बताओ। हाँ, चलो ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इन 4-5 एग्जाम्पल में जो मैंने अभी दिए हैं? बेसिस के एग्जाम्पल और डायमेंशन के एग्जाम्पल। चलो ठीक है। हाँ हाँ, अब एक और एप्लीकेशन इसकी देखते हैं जो मैंने अभी बताई भी थी कि हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको। सो v मेरे पास r⁴ गिवन है, ठीक है, और हमें पूछा गया है s1 और s2 गिवन है, और हमसे पूछा गया है कि ये शो करो कि s1 और s2 बेसिस नहीं है r4 के, ठीक है। तो मतलब जो प्रूव करने को बोला गया है, चेक करने को नहीं बोला गया है इसमें। और वैसे भी हमें दिख रहा है S1 के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3। 3। और अभी मैंने आपको बताया कि जो एक मिनट, कि डायमेंशन ऑफ V, इस केस में V क्या है हमारा, R4, तो डायमेंशन ऑफ R4 कितनी होती है, 4, है ना। तो अगर S1 बेसिस हो जाएगा तो dimension of R4 will be 3, which is a contradiction. Hence S1 basis नहीं हो सकता है, ठीक है। Similarly S2 भी basis नहीं हो सकता है, because S2 अगर basis हो जाएगा तो हमें पता है कि डायमेंशन क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 आ जाएगी डायमेंशन, जबकि हमें पता है कि R4 की डायमेंशन 4 है, ठीक है। तो इसलिए अब दोनों केस में हम कॉन्ट्राडिक्शन पे आ जाएंगे, तो ये हो नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जो जैसे मैंने R2 का एग्जांपल लिया था, सिमिलरली इन्होंने R4 का एग्जांपल लेकर इसको इस तरह से कर दिया। अब देखो कई बार अब तुमने इस थ्योरम को यूज़ कर लिया या इस कंसेप्ट को यूज़ कर लिया ये शो करने के लिए कि S1 और S2 जो है वो बेसिस नहीं है, और लेकिन कई बार तुम्हें ये डायरेक्शन क्लिक नहीं करे दिमाग में, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो याद रखो कि वो एक कन्वेंशनल जो तुम्हारा मेथड है वो उससे ही चेक करोगे, कि स्पैनिंग चेक करोगे और एल आई चेक करोगे। तो बस वो टाइम कंज्यूमिंग है कि वो तुम्हें उसमें तुम्हें लग जाएंगे 20 मिनट्स, और जबकि ये बिल्कुल 3 या 4 मिनट्स में तुम कर दोगे इसको। बल्कि अगर स्ट्राइक हो गया तो 2 मिनट में ही हो जाएगा। तो हाँ, अब नेक्स्ट एक और ये थ्योरम है जो कि बेसिस के साइज को और एल आई सेट के साइज को कंपेयर करती है, ठीक है। तो एक मिनट में बताती हूँ। हाँ, सो करना क्या है, देखो थ्योरम में क्या करते हैं, हमें मान लो एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, दैट मीन्स उसके पास बेसिस है जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। और ऐसे एक फाइनाइट सेट दिया है जो कि V को स्पैन कर रहा है, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या बोलती है, ये थ्योरम बोलती है जो डायमेंशन होगी V की जो डायमेंशन होगी वो लेस देन इक्वल्स टू होगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। दैट मीन्स डायमेंशन जो होती है वो स्पैनिंग सेट में जितने एलिमेंट हैं उससे हमेशा कम ही होती है, और अगर कभी इक्वल हो जाए तो ये जो स्पैनिंग सेट होता है ये बेसिस बन जाता है। मैं इसको वहाँ पर रिपीट करती हूँ, थोड़ा सा ग्राफिकली बता देती हूँ इसको कैसे क्या कहना चाह रहा है। ये देखो V हमारा, हेलो मेरी आवाज़ आ रही है?
यस मैम। हाँ हाँ, वी वेक्टर स्पेस है और ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, दैट मीन्स मुझे इतना पता है कि डायमेंशन जो होगी वी की वो एक फाइनाइट नंबर होगी। ठीक है, एक फाइनाइट नंबर का मतलब ऐसे लिख देते हैं कि कुछ कुछ इन्फिनिटी से कम ही होगी, तो फाइनाइट नंबर होगी। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि अगर एस है, वी के अंदर बैठा हुआ है, स्पैन कर रहा है वी को, स्पैन कर रहा है वी को, तो थ्योरम ये बोलती है कि डायमेंशन ऑफ वी हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। थ्योरम ये बोलती है कि इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं जो स्पैनिंग सेट है, लेकिन कम नहीं हो सकते। मतलब अगर डायमेंशन ऑफ वी 5 है, तो स्पैनिंग सेट के अंदर या तो 5 एलिमेंट होंगे या 5 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे। ठीक है, अगर एग्जैक्टली 5 एलिमेंट हो जाते हैं स्पैनिंग सेट के अंदर, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ वी इक्वल्स टू एस, कार्डिनलिटी ऑफ एस। तो उस केस में जो ये एस होता है, ये जो स्पैनिंग सेट है, ये बेसिस बन जाएगा अगर इक्वल हो जाते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम इसको यूज़ करते हैं। बेसिस बनाने के लिए स्पैनिंग के अलावा हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती थी? लीनियर हम्म? इंडिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब यहाँ पे ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट देख लो। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर उसके पास उतने हैं जितनी डायमेंशन है वेक्टर स्पेस की, तो एल आई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये थ्योरम ये क्लेम करती है। क्लियर है? हम्म? यस मैम। हाँ, सो अब जिस तरह से हमने स्पैनिंग के लिए काम किया, सिमिलरली फिर उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए काम किया। और दूसरा पार्ट इंडिपेंडेंस में बोलता है, तो क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई टी सेट है जो कि लिनियरली इंडिपेंडेंट है और टी सेट फाइनाइट है, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी होगा। ऊपर और नीचे वाले को कंपेयर करो, स्पेनिंग सेट जो होगा उसकी कार्डिनलिटी हमेशा डायमेंशन से ज़्यादा होगी, और टी जो होगा मतलब एल आई सेट होगा उसकी कार्डिनलिटी हमेशा डायमेंशन से कम होगी। ये थ्योरम कहती है। और थ्योरम फर्दर क्या कहती है कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो जो टी सेट है वो बेसिस बन जाएगा। दैट मीन्स इस केस में हमें स्पैनिंग चेक करने की ज़रूरत नहीं है अगर इक्वल हो जाते हैं, और इस केस में हमें एल आई चेक करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो इक्वल हो जाते हैं। एक बार इसको स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करो, 1 मिनट देती हूँ मैं। ठीक है, सो अब इसको यूज़ कैसे करना है? मैंने थ्योरम दे दिया, थ्योरम को यूज़ कैसे करना है। तो इसकी एप्लीकेशन ये है कि पूछा गया है चेक दैट द सबसेट एस, एक ये एस सबसेट दिया है R4 का, स्पैन्स R4 और नॉट। ठीक है, तो आपको पता है कि जो एस है, जो R4 है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, एस की कार्डिनलिटी कितनी है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट एस में कितने हैं? 3। 1 2 3। तो अगर एस स्पैन करेगा, एस अगर स्पैन करेगा तो ये चीज होल्ड करेगी, है ना?
तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, हाँ, अकॉर्डिंग टू थ्योरम डायमेंशन ऑफ R4 इज लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ S। R4 की डायमेंशन कितनी होती है? 4। और यहाँ पर आ रहा है कार्डिनलिटी 3, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, दैट मीन्स स्पैन नहीं करेगा। तो एप्लीकेशन समझ में आई इसमें? इसको हम बेसिकली स्पैन नहीं करेगा में यूज करते हैं, इस वाले पार्ट को। क्लियर है? यस मैम। हाँ। तो अब देखो एक और एप्लीकेशन है कि छोटा सा ही एग्जांपल है, हालांकि तुम इसको वैसे भी कर सकते हो, जो तुम्हारी कन्वेंशनल अप्रोच है उससे भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या बोला गया? शो दैट दिस सेट एस इज बेसिस फॉर R2। R2 का बेसिस है, तो R2 का बेसिस दिखाने के लिए हमें दो चीजें दिखानी होती है कि स्पैन करेगा और Li होगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने, क्योंकि हमें R2 की डायमेंशन पता है, R2 की डायमेंशन कितनी होती है? 2। तो अगर आप ये मेथड यूज कर रहे हो तो आपको प्रॉपर लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ R2 इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज 2। ठीक है, तो अगर मैं ये शो कर दूं कि जो S है वो स्पैन कर रहा है R2 को, ठीक है, या ये शो कर दूं S जो है वो Li सेट है R2 का, तो मेरा काम ए और बी पार्ट से हो जाएगा। बिकॉज ए और बी पार्ट क्या बोलते हैं? ए पार्ट क्या बोलता था कि नंबर ऑफ एस अगर डायमेंशन के इक्वल है तो वो बेसिस बन जाएगा एस, अगर एस स्पैन कर रहा है। और दूसरा बी पार्ट क्या बोलता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी डायमेंशन के इक्वल है तो टी भी बेसिस बन जाएगा, अगर टी हमारा एल आई सेट है। तो स्पैनिंग ज़्यादा इजी लगता है तुम्हें या एल आई ज़्यादा शो करना इजी लगता है? इस केस में बताओ क्या ज़्यादा इजी हो जाएगा? मैंने तुम्हें एक दो ट्रिक भी बताई थी स्पैनिंग के लिए भी और एल आई के लिए भी। मैम Li के लिए हम K और N कंपेयर हाँ कर सकते हैं। हाँ, एल आई के लिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S और जो हाँ, R की गुड N गुड है गुड, वो हाँ हाँ गुड, सही, बढ़िया। तो एल आई सेट के लिए अगर मुझे ये, मैंने तुम्हें ये बताया भी था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में 2 है तो एल आई चेक करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बस हमें देखना होता है कि वो एक दूसरे के मल्टीपल तो नहीं है। अगर एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट बनते हैं। तो इस केस में आप देख सकते हो कि ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो ये सेट एल आई हो गया। तो इसलिए हमारे पास अब थ्योरम से पार्ट बी से हमारे पास ये आ गया कि ये बेसिस है। ठीक है, तो अभी तक मतलब लास्ट क्लास से लेकर अभी तक हमने बेसिकली अल्टरनेटिव मेथड ही हम कर रहे हैं बेसिस शो करने के या बेसिस ना शो करने की, कि बेसिस है या बेसिस नहीं है। उसके बेसिकली हम थ्योरम यूज करके हम शो कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने तुम्हें कन्वेंशनल मेथड बताया कि उसमें हम कैसे करते हैं बेसिस शो करना और ना शो करना वाला चीज़। अब मैं ये बता रही हूँ कि हम थ्योरम्स को यूज करके कैसे शो करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, इस टाइप के एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या करते हैं वो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रूव दैट द सेट एस स्पैन R3, और फर्दर हमें देखना है कि ये बेसिस बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब आप किसी के माइंड में ऐसे भी आ सकता है कि एस को मैं स्पैन पहले शो कर दूं, उसके बाद एस को मैं एल आई शो कर दूं, या चेक कर लूँ एल आई और फिर देखूँ ये बेसिस फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा। तो एक अप्रोच ये हो सकती है, और दूसरी अप्रोच क्या है वो, जो कि इस थ्योरम को यूज़ करके हो सकती है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3, 3। 1 2 3 है ना। और डायमेंशन R3 की कितनी है? 3। 3।
तो अगर बस मैं ये दिखा दूँ कि स्पैन कर रहा है और मैं थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दूँ तो ये बेसिस भी बना देगा। तो ये जो फर्दर पार्ट है ये सिर्फ इसमें आंसर क्या है, थ्योरम की स्टेटमेंट। ठीक है, तो बस मुझे स्पैनिंग चेक करनी है। स्पैनिंग के लिए हमारा जो मेथड होता था सिंप्लीफाइड स्पैन मेथड वो हम यूज़ करते हैं। तो इसको हमने बना लिया, इसको फर्स्ट रो बना लिया, इसको सेकंड रो बना लिया, इसको थर्ड रो बना लिया मैट्रिक्स में, और रो ऑपरेशंस लगाए। तो रो ऑपरेशंस लगाएंगे तो मेरे पास इस तरह की मैट्रिक्स आ जाएगी। बेसिकली आप चेक करके देखो आइडेंटिटी आ रही है नहीं आ रही। रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में इसको करो। मैम आई हैड अ क्वेश्चन। हाँ हाँ, तो जैसे हमने वो प्रीवियस थ्योरम किया था उसमें पार्ट ए और बी था, तो बेसिस प्रूफ करने के लिए दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए या एक काफी है? हाँ वही प्रीवियस ये वाली जो थ्योरम जो बोल रहे हो ना, इसी थ्योरम का बोल रहे हो ना? हाँ जी मैम। हाँ, तो इसमें सिर्फ एक पार्ट ही इनफ है। मतलब यही थ्योरम ये कह रही है कि या तो बेसिस शो करने के लिए आप ये शो कर दो कि वो स्पैन कर रहा है, या ये शो कर दो कि वो एल आई है। और ये तभी एप्लीकेबल है जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस या नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी डायमेंशन के इक्वल होंगे। अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ बी आपको पता होना चाहिए। बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पता है हमें। फॉर एग्जांपल अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमें डायमेंशन ऑफ R3 पता है। ठीक है, R3 की डायमेंशन जो है 3 है। तो S के पास अगर S के पास नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं तभी ये थ्योरम एप्लीकेबल है। तभी इनमें इन दोनों पार्ट्स में से हम एक चेक कर सकते हैं कि एल आई चेक कर लो या स्पैनिंग चेक कर लो। लेकिन इसमें मैं स्पैनिंग क्यों चेक कर रही हूँ, क्योंकि उसने फर्स्ट पार्ट में ये स्पैनिंग के लिए बोला है, तो इसलिए मैं स्पैनिंग वाला कर रही हूँ। तो इसलिए स्पैनिंग वाला करने को बोला है यहाँ फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, हाँ मैम, तो आइदर और है, मतलब एंड कंपल्सरी हाँ नहीं है। हाँ ठीक है, थैंक यू। अगर सेम ये वाला क्वेश्चन होता, इसमें ये वाला पार्ट नहीं लिखा होता, सिर्फ ये पूछा गया होता कि एस स्पैन एस इज अ बेसिस फॉर R3, तो तो उस केस में तुम्हारी मर्जी थी कि एस को एल आई दिखाना है या स्पैनिंग सेट दिखाना है, और फर्दर फिर आप ए या बी पार्ट यूज करके क्लेम कर सकते थे कि बेसिस बन जाएगा या नहीं बनेगा। मैम एस फॉर्म्स द बेसिस। तो आपने देख लिया होगा कि ये सेट जो आ रहा है, जो मैट्रिसेस आ रही है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी तो स्पैनिंग ऑफ एस क्या हो जाएगा, ए टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो, बी टाइम्स ऑफ सेकंड रो, सी टाइम्स ऑफ थर्ड रो। आपको दिख जाएगा कि उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए कॉमा बी कॉमा सी आ गया, पूरा R3 आ गया। मतलब एस जो है R3 को स्पैन कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ए पार्ट से हमारे पास ये आ गया। ये हमारे पास है बी पार्ट। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इन R3, और फर्दर वो बोला है कि चेक करो कि ये बेसिस है या नहीं। तो समझ में आ ही गया होगा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एल आई चेक करना है, क्योंकि उसने बोला इसके मार्क्स होंगे, क्योंकि उसने बोला कि पहले एल आई चेक करो। उसके बाद उसने कहा है कि फर्दर चेक करो कि बेसिस फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा। तो दो तरीके हैं। किसी के माइंड में आएगा कि एल आई चेक करने के बाद वो स्पैनिंग की तरफ चला जाएगा चेक करने के लिए कि स्पैनिंग कर रहा है, स्पैन कर रहा है नहीं कर रहा, और स्पैन को फिनिश करके वो लिख देगा कि बेसिस फॉर्म कर रहा है। दूसरा तरीका क्या है कि थ्योरम का
बी पार्ट यूज़ कर लेगा। बी पार्ट कैसे यूज़ कर लेगा, उसको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज 3, ठीक है। तो इसलिए और डायमेंशन ऑफ आर 3 इज 3, ये दोनों इक्वल है तो स्पैनिंग या सॉरी ये दोनों इक्वल है तो लीनियरली इंडिपेंडेंस दिखाना इनफ है बेसिस शो करने के लिए, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट सॉरी एक मिनट मुझे रिपीट करना है, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट डायमेंशन के इक्वल हो जाते हैं तो उस सेट को अगर हम सिर्फ li दिखा दें तो वो बेसिस बन जाता है, या सिर्फ स्पैनिंग दिखा दें तो भी वो बेसिस बन जाता है। तो इतना काफ़ी होता है बेसिस बनाने के लिए। ये थ्योरम हमारा इस सेंस में काम आसान कर रही है कि दोनों चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, तो सिर्फ एक चीज़ दिखा दो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। ए मैंने लिया, ए इसमें क्या लेते हैं, जब li दिखाते हैं तो इसको एज अ कॉलम लेते हैं, ठीक है। तो इनको कॉलम ले लिया, ठीक है। और उसके बाद इसमें रो ऑपरेशंस लगाए, पाइवट एलिमेंट हर एक कॉलम में मिल जाएगा, एंड दिस इज लिनियरली इंडिपेंडेंट, और नंबर ऑफ एस इज 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज 3, तो हमारे पास ये बेसिस बन गया। क्लियर है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने नहीं दिया होता तभी हाँ भी टू चेक द थ्योरम हमको आइदर स्पैन कर रहा है या फिर लीनियर हाँ इंडिपेंडेंट है वो शो करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, एक चीज तो जरूरी है ना, ये नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ भी नहीं चेक करना तुम्हें, मतलब एक चीज तो चेक करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, इसने बोला है कि ये जो बी है ये बेसिस फॉर्म कर रहा है R3 के लिए, तो अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें स्पेलिंग अच्छे से चेक करना आता है या तुम्हें li अच्छे से चेक करना आता है। तब ये मैंने यहाँ ऑब्लिक लगाया हुआ है, तो स्पेलिंग चेक कर लो या li चेक कर लो। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 3, तो थ्योरम का ए या बी पार्ट जो भी आप चेक कर रहे हो, स्पेलिंग चेक की है तो ए पार्ट से आ जाएगा, li चेक किया है तो बी पार्ट से आ जाएगा, तो हमारे पास बेसिस ये बन जाएगा। करो इस क्वेश्चन को एक बार, बताओ क्या क्या चेक कर रहे हो तुम, और बताओ ये बेसिस बना रहे हो, क्योंकि रो ऑपरेशंस की प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार बच्चों को चीज़ें पता होती हैं लेकिन वो रो ऑपरेशंस ही गलत लगा देते हैं और उसमें चीज़ें गलत हो जाती हैं फिर, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से रखो, क्योंकि तुम्हें पता ही चल रहा है कि रो ऑपरेशंस हर जगह यूज़ हो रहे हैं। तुमने मैट्रिसेस वाले में भी किया होगा, जो भी हमने कराया होगा उसमें भी बहुत जगह पे यूज़ होते हैं, रैंक निकालने के लिए और अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं मैट्रिसेस में। करते हो ना जब मैं बोलती हूँ, क्योंकि सारे बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आता है। हाँ यस मैम।
तो मुझे ये बता दो कौन स्पैनिंग से चेक कर रहा है, कौन एयरलाइन से चेक कर रहा है, चैट बॉक्स में लिखो, क्योंकि मुझे पता है तुम कर तो लोगे, लेकिन कौन सा मैं देखना चाह रही हूँ कौन सा तुम्हें ज़्यादा सुटेबल लगता है, स्पैनिंग या एयरलाइन। ठीक है। ओके गुड श्वेता। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है, तो इसको हम ब्रेक के बाद करते हैं, 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं ताकि जो भी हमने अभी सीखा है थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाए, तो उसके बाद ये वाला टॉपिक करते हैं। ठीक है, सो 45 पे मिलती हूँ, 9:45 पे। कोई डाउट तो नहीं है अभी तक?